Okay, guys and girls, am I audible? Are you there, Yes, everyone? sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, sir. चलो ठीक है। अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। बाकी जो आएंगे वो अपना ऐड होते जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग का टारगेट रहेगा ये चार्ट को समझना, मतलब ये क्या है, ठीक है। अ, इसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, okay. This is antigen presenting cell, which is this is T helper 2 cell, this is B cell, ये बनाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कितना तरह का होता है? 5 तरह का होता है। गम दे, ऐसे हम लोग याद करते थे, ठीक है। IgG, G, A, M, D, E, राइट। M जो होता है वो होता है पेंटामेरिक। देखने में कैसा लगेगा? देखने में ऐसा होगा, ठीक है। देखने में ऐसा होगा। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो जो म्यूट नहीं किए हैं। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है। ये IgM है, ठीक है। IgA कैसा होता है? डाइमेरिक। प्लीज किसी का म्यूट नहीं है, कोई इसका ईयरफोन से आवाज आ रहा है कट 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 कट, ठीक है, वो बंद कर लो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। IgA होता है डाइमेरिक, ठीक है, 2 तरह का होता है। और ये होता है पेंटामेरिक, ठीक है। IgG, IgD, IgE, ठीक है। तो IgD जो, यार इट्स डिस्टर्बिंग यार, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। धीरज प्लीज म्यूट एवरीवन। IgD जो होता है वो बी सेल में पाया जाता है, ठीक है, ये जान के रखो। बी सेल आर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। अब ये बनाता है 5 तरह का, GAMDE, इसमें से IgE। अब जिस तरह का तुम्हारा रिक्वायरमेंट होगा उस तरह का एंटीबॉडी बनाएगा कौन? बी सेल। इसका रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगा? IL से। ये IL क्या है? इंटरल्यूकिन, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन। इसका मतलब क्या होता है? ल्यूकिन मतलब क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो ये ल्यूकोसाइट्स के बीच में, आपस में 2 ल्यूकोसाइट के बीच में बात हो रही है, राइट। तो बात कैसे होगा मॉलिक्यूलर लेवल पे? तो ये इंटरल्यूकिन्स करेंगे। क्या करेंगे? आपस में बात। इंटर मतलब होता है ये आपस में बात। अगर अगर ये अपने में ही अगर बात करता तो इसको इंट्राल्यूकिन बोलते, लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हम लोग को पता नहीं है। तो ये क्या होता है? इंटरल्यूकिन, ठीक है। दिस आर बेसिक, जान के रखो, ठीक है। IgA डायमेरिक होता है, IgM पेंटामेरिक होता है। तो पेंटामेरिक होता है तो प्लेसेंटा से पास नहीं करता है, ठीक है, जान के रखो, ये सब बेसिक चीज है। हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो अस्थमा का में होता है, ठीक है। ये हो गया एंटीजन प्रेजेंटेड। अच्छा, ये होता है मास्ट सेल, ठीक है, ये हिस्टामिन रिलीज करता है। ये ई से दिखा रहे हैं यहाँ पे इस्नोफिल, ठीक है, इओसिनोफिल, इसका भी यहाँ पे रोल है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, यहाँ पे ई जो है अल्फाबेटिक लेटर में ABCDE, राइट। इट इज द 5th लेटर, ठीक है, ये बात याद रखना। क्या? ई इज द 5th लेटर। अरे सर ये तो क्लास प्रेप में ही पढ़ लिए थे, कुछ नया बताओ, ठीक है। तो कुछ आगे देखते हैं कहाँ इसका रोल है। यहाँ पे एक 5 दिखा पहले, ठीक है। और TH2 से, जो TH2 है, ठीक है, मतलब टी हेल्पर 2 से जो इओसिनोफिल होती है, इसको जो स्टिमुलेट करते इंटरल्यूकिन है, वो 5 है, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा कि इंटरल्यूकिन 5 जो होता है वो इओसिनोफिल को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है 5 लॉक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो 5 का कंसेप्ट हो गया, 3 बार 5 आया, ठीक है, 5 5, और ये भी 5th लेटर है। ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। या समवन इज सिपिंग योर कॉफी और टी और कोल्ड ड्रिंक, डोंट डू दैट प्लीज। चलो पढ़ना शुरू करते हैं, यार मेरे को भी प्यास लग जाएगी फिर। देखो यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज द माइंड एंड डोंट डिस्टर्ब, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी जस्ट गेट आउट, ओके, डोंट डिस्टर्ब।
माइंड मैप ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज्ड इन अस्थमा। ठीक है, अस्थमा जो प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है, उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कैसे हम लोग मतलब याद कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो एलर्जन, एलर्जन जो होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा बी सेल को, बी सेल को स्टिमुलेट करेगा, क्या प्रोड्यूस होगा उससे, आईजीई। ठीक है, आईजीई। ठीक है, और अगर मान लो आईजीई प्रोड्यूस हो रही है, तुमको दिखाया था अभी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। एलर्जन जो है एज एन एंटीजन क्या करेगा, बॉडी किसी भी एलर्जी, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को एज एन एंटीजन समझते हैं, मतलब बाहर का। ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी। चलो बन गया एंटीबॉडी। लेकिन एंटीजन एज एन होल क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। वो क्या करता है, एंटीजन को पकड़ के जाके प्रेजेंट करता है किसके सामने, मैक्रोफेज के सामने। ठीक है, नेचुरल किलर सेल के सामने, ये सब बॉडी के सेल्स है। अब ये जो एंटीजेंस होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो जाएगा टी हेल्पर सेल के पास। ठीक है, टी हेल्पर सेल के पास, और यहाँ पे इंटरल्यूकिन मतलब तुम्हारा कौन सा रिलेटेड है, 4। ठीक है, ये बात हम देखें, 4। अभी हम बताए थे इंटरल्यूकिन 5 अगर रिलीज होगा तो कौन स्टिमुलेट हो जाएगा, ये स्नोफिल। उसी तरह से हम देखेंगे इंटरल्यूकिन 9 को अगर स्टिमुलेट किया जाएगा तो कौन तुम्हारा स्टिमुलेट होगा, राइट। यार मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई अपने आप ये नहीं कर रहा है यार, प्लीज म्यूट एवरीवन। इंटरल्यूकिन 3, 5 और इंटर सर आवाज नहीं आ रहा। ठीक है नाउ, अभी तो मेरी आवाज आ रही है, मेरा स्लाइड दिख रहा है, यस सर, अब दिख रहा। स्लाइड दिख रहा है ना। ओके, तो ये TH2 सेल्स है, ठीक है, टी हेल्पर 2 सेल्स। ठीक है, ये मेन रोल प्ले करता है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे आते हैं, TH2 सेल्स जो है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा रहता है कौन सा रिसेप्टर, CD। ये क्लस्टर डिफरेंशिएशन है। HIV में भी ये CD मॉलिक्यूल का रोल आता है। ठीक है, CD4। HIV जो डॉकिंग प्रोटीन होती है, HIV का जो डॉकिंग प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन 51, वो यहाँ पे CD4 पे डॉक करता है। ठीक है, तो ये चीज तुमको जानना जरूरी है, क्या, कि HIV का डॉकिंग कैसे हो रहा है। जैसे कोविड वैक्सीन, जो कोविड वायरस बनाते हैं, तो वो क्या होता है, ये देखो मान लो कोविड वायरस, इस तरह से कोविड वायरस हो गया। ठीक है, इसमें ये रहता है एस प्रोटीन। एस प्रोटीन इसका मतलब क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन। ये हमारे बॉडी में ACE2 रिसेप्टर होता है, ACE2 एंजाइम होता है। ठीक है, और ये कैसा एंजाइम है, जिसके ऊपर में खुद का रिसेप्टर होता है, कौन सा, ACE2 रिसेप्टर। तो यहाँ पे ये क्या करता है, डॉक करता है। ठीक है, तो ये हो गया कोविड वायरस का। मैं तुमको बता रहा हूँ, ये जो TH2 सेल्स है, यहाँ पे TH2 सेल्स, फॉलो मी, डिफरेंट कलर का पेन लेते हैं, समझ में आएगा। TH2 सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें रहता है CD4 रिसेप्टर, क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4 रिसेप्टर। इसी में HIV का मॉलिक्यूल आके अटैच होता है। ठीक है,
जान के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो TH2 सेल्स है, जब तुम्हारा स्टिमुलेट होता है किससे, IL4 से। IL4 कहां से आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से IL4 आया, ठीक है। ये IL4 जो आया, इसको हम लोग एक एंटीबॉडी से क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। ये हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहीं पे जो तुम्हारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था, जो तुम्हारा TH2 सेल को स्टिमुलेट कर रहा था, इसको यहीं पे हम क्या करेंगे, स्टॉप कर दिए। तो यहाँ पे हम कौन सा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं, या सॉरी, यहाँ पे हम डुपीलुमैब यूज कर सकते हैं, डुपीलुमैब, ठीक है। ये हमारा पहला है। सेकंड क्या होगा, IL5 यहाँ पे आया, ठीक है। IL5 यहाँ रिलीज करेगा और किसको स्टिमुलेट करेगा, 5 डिजिट वाला, मतलब यूसिनोफिल को। तो IL5 क्या कर रहा है, रिक्रूट्स कर रहा है, मतलब यूसिनोफिल को का संख्या को बढ़ा रहा है, उसको एक जगह कर रहा है, उसको बुला रहा है कि आओ अब हम लोग यहाँ पे लड़ने के लिए शुरू करेंगे, ठीक है। यूसिनोफिल फौज को कौन तैयार कर रहा है, IL5। कौन कौन मैसेज भेज रहा है, TH2 सेल। कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, IL5 से। यूसिनोफिल क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। यूसिनोफिल जो होता है उसमें एक रिसेप्टर होता है, ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IL5 आ रहा है तो IL5 रिसेप्टर है, इसका दूसरा नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्फा चेन ऑफ CD125, ठीक है। अल्फा चेन ऑफ CD125, ये जान के रखो। यूसिनोफिल था, यूसिनोफिल में ये रिसेप्टर पाया जाता है, हम लोग इसको भी इनहिबिट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पूरा मतलब पैथोफिजियोलॉजी समझ लो। यूसिनोफिल जो होता है, ये 5 लॉक्स को मतलब 5 लॉक्स के थ्रू एक मैसेज भेजता है, ठीक है। एक मैसेज भेजता है, कहाँ पे, कहाँ पे मैसेज भेजता है, यूसिनोफिल क्या करेगा, मास्ट सेल के ऊपर में एक मैसेज भेजेगा, ठीक है। तो कैसे मैसेज भेजेगा, इस रिसेप्टर पे, ये रिसेप्टर का नाम देखो क्या है, सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर 1। अभी हम बहुत धीरे धीरे करके बता रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी है, एक बार तुम समझ जाओगे बाद में दिक्कत नहीं होगा, और हम लोग इसको बार बार रिवाइज करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर 1। कहाँ से हम लोग शुरू किए थे, वापस आते हैं। एक एलर्जन आया, एलर्जन एज एन एंटीजन आया, ठीक है। तो उसके लिए एंटीबॉडी बनाया कौन, बी सेल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बाद में आएंगे। एज एज एन एंटीजन क्या करेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल IL4 मॉलिक्यूल को यूज करेगा, और क्या होगा, TH2 सेल को स्टिमुलेट करेगा, और बाकी सारा काम फिर इसका है। आगे बढ़ते हैं। TH2 सेल जो होता है उसमें पाया जाता है CD4 रिसेप्टर, जिसमें डॉकिंग कौन करता है, HIV वायरस, मैंने अभी बताया। अब ये IL4 को हम इनिबिट करने के लिए पहला एंटीबॉडी का जो नाम हमने लिया है वो है डुपीलुमैब, ठीक है। अब TH2 हेल्पर सेल जो है वो IL5 को क्या करेगा, मतलब रिलीज करेगा, जो रिक्रूट करेगा किसको, इस्नोफिल को। इस्नोफिल इन टर्न क्या करेगा, 5 लॉक्स को 5 लॉक्स के थ्रू में स्टिमुलेट करेगा किसको, मास्ट सेल को, बाय सिस्ट LT1 रिसेप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्नोफिल का रिसेप्टर का नाम क्या है, इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर, ये याद रहेगा क्योंकि E5 है, राइट। वो तो रिसेप्टर होगा इंटरल्यूकिन 5 का, तो सेम होगा। इसका दूसरा नाम क्या है, अल्फा चेन ऑफ CD125। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे IL9 रिलीज होती है, IL9। यहाँ से तुमने देखा कि TH2 सेल जो होता है वो इंटरल्यूकिन 5 रिलीज करके ईस्नोफिल रिलीज करता है, जो तुम्हारा मास्ट सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। TH2 सेल जो होता है डायरेक्टली डायरेक्टली TH2 सेल जो होता है वो रिक्रूट करता है मास्ट सेल को। कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग सब एक जगह कर देंगे, पहले सुन लो। IL9 जो होता है इंटरल्यूकिन 9 क्या करेगा, इट रिक्रूट्स द मास्ट सेल टू रिलीज हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन। तो ये तीन चीज रिलीज करता है, क्या करता है, क्या क्या, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन, ठीक है। अब
इंटरल्यूकिन 9 जो होता है, ठीक है, वो कहाँ से रिलीज हुआ? TH2 सेल से, ठीक है, TH2 सेल से, जो तुम्हारा एक कैस्केड के थ्रू में पहले भी मास्ट सेल को क्या कर रहा था? स्टिमुलेट कर रहा था, ठीक। इधर तुम्हारा बी सेल हम क्या बोले थे? बी सेल तुम्हारा क्या रिलीज करता है? IgE। IgE जैसे ही बॉडी में बढ़ेगा, जैसे ही बॉडी में बढ़ जाएगा IgE, हम लोग का मास्ट सेल स्टिमुलेटेड हो जाएगा, ठीक है, मास्ट सेल रेडी हो जाएगा, किस लिए? हिस्टामिन रिलीज करने के लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्टीमेटली का काम किसका है? मास्ट सेल का है। अस्थमा में हम लोग कौन सा दवाई देते हैं? मास्ट सेल स्टेबलाइजर, पढ़े होगे तुम लोग, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, इसीलिए देते हैं क्योंकि मेन रोल किसका है? मास्ट सेल का, ठीक है। और जब ये तीनों रिलीज हो जाता है, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवे, ऑफ द एयरवे, ठीक है, समझ में आया? अब देखो, सिर्फ वैसे नहीं, TH2 सेल जो था जिसमें CD4 रिसेप्टर पाया जाता था, वो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 भी रिलीज करता है, साथ में इंटरल्यूकिन 13 भी रिलीज करता है, और ये तीनों मिलके, तीनों इंटरल्यूकिन जो मैसेज है, जाके बी सेल को एक्टिवेट करेगा। बी सेल को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा कि IgE एंटीबॉडी आप बनाइए और करके मास्ट सेल को स्टिमुलेट कीजिए। सिमिलरली अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि इंटरल्यूकिन 9 को कौन रिलीज करता है? TH2 सेल्स। उससे क्या स्टिमुलेट होता है? मास्ट सेल, अगेन फॉर द सेम फंक्शन। तो क्या होगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। जान के रखो ये सब क्या हो रहा है। तो क्या होगा? अस्थमा प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? इसको रोकना है। तो रोकने के लिए देखो ये चीज है, हम लोग क्या पढ़े, उसी का रिवीजन चार्ट है ये। एक एलर्जन आया, वी शुड यूज सम डिफरेंट कलर्स, तो कोई अच्छा कलर यूज करते हैं। एलर्जन आया, एलर्जन एज एन एंटीजन क्या करेगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। वो डायरेक्टली क्या करेगा? इंटरल्यूकिन 4 को इंटरल्यूकिन 4 को रिलीज करके क्या करेगा? TH2 सेल्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। वो क्या करेगा? मास्ट सेल को इंटरल्यूकिन 9 के थ्रू में जाके क्या करेगा? मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगा। जो इंटरल्यूकिन 5 रिलीज करा के इस्नोफिल को रिक्रूट करेगा, जो 5 लॉक से क्या करेगा? सिस्ट LT1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, जो किस में पाया जाता है? मास्ट सेल में पाया जाता है, ठीक है। अगेन अब देखो यहाँ पे TH2 सेल जो होता है वो बी सेल को स्टिमुलेट करेगा, उससे क्या रिलीज होगी? एंटीबॉडी, सेम एंटीबॉडी जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, और उससे फिर क्या रिलीज होगा? वो क्या करेगा? किसको स्टिमुलेट करेगा? मास्ट सेल को। अल्टीमेटली मास्ट सेल ही हमारा क्या हो रहा है? स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक। इसको और इजी बनाते हैं। सेंटर में कौन था? सेंटर में कौन था? TH2 सेल्स, ठीक है। तो TH2 सेल क्या था? सेंटर पे था, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आया इंटरल्यूकिन 4 से, वो क्या करेगा? TH2 सेल्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। वो IL-5 से क्या करेगा? ईस्नोफिल को स्टिमुलेट करेगा। वो 5 लॉक से क्या करेगा? सिस्ट LT1 से स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अरे फिर किसी ने अपने आप को म्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लिया यार, मत करो, मत किया करो ये सब। अब IL-4 और IL-5 और IL-13 उससे क्या स्टिमुलेट होगा? बी सेल। बी सेल से क्या रिलीज होगा? IgE, जिसको जो किसको स्टिमुलेट करेगा? मास्ट सेल को। उसके लिए हम क्या देते हैं? मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ठीक है। अब देखो एक एक करके यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम लोग का सब एंटीबॉडी का मैंने नाम लिखा है। इंटरल्यूकिन 4 को कौन इनिबिट करता है? डुपिलिलुमैब। IL-4 और IL-5 को दोनों मिला के कौन इनिबिट करता है? पिट्राकिंड्रा, ठीक है। IL-13 को कौन इनिबिट करता है? लेब्री और एनरू, लेब्री कीजुमैब, एनरू कीजुमैब। IgE को कौन इनिबिट करता है? ओमालिजुमैब, ठीक है। CD4 रिसेप्टर को कौन इनिबिट करता है? केलिक्सिमाब, ठीक है। मेपोली और
जुमैब कहाँ काम करता है? IL-5 में। IL-5 रिसेप्टर का कौन इनहिबिटर है? बेनरालिजुमैब, ठीक है। 5 ब्लॉक्स के इनहिबिटर का नाम बताओ? ज़ाइल्यूटॉन। सिस्ट LT1 का नाम बताओ? ज़ेफ्रिलुकास। हो गया? तो ये सारे क्या हो गए? एंटीबॉडीज। समझ में आया? सब एक जगह हो गया। अगर मैं पूछूं यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा रेड मैंने यूज कर लिया था, मतलब इट्स नॉट विजिबल दैट मच, बट प्लीज देखो, ध्यान से देखो। ये जस्ट एक पिक्चर है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। आया? क्या हो गया ये? TH2 सेल्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था, क्या बना? TH2 सेल्स। कौन सा रिसेप्टर? CD4 सेल्स। अपने आप में मन ही मन बोलते रहो, ठीक है, लिखा हुआ भी है। कौन सा इंटरल्यूकिन? इंटरल्यूकिन 4, ठीक है। TH2 सेल्स बी सेल को कैसे स्टिमुलेट करेगा? तो 3 इंटरल्यूकिन है सर, IL-4, IL-5, IL-13, ठीक है। TH2 सेल्स मास्ट सेल को कैसे स्टिमुलेट करेगा सर? मास्ट सेल को देखिए ऐसे, IL-9। बी सेल मास्ट सेल को कैसे स्टिमुलेट करेगा सर? IgE से। TH2 सेल सर ईस्नोफिल को कैसे स्टिमुलेट करेगा? IL-5 से, ठीक है। ईस्नोफिल में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? IL-5 रिसेप्टर, ठीक है। ई क्या करेगा? 5 ब्लॉक्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। वो क्या करेगा? सिस्ट LT1 बनाएगा। सिस्ट LT1 रिसेप्टर को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा मास्ट सेल में। यही हो गया। यही चीज हम लोग बताना चाह रहे थे यहाँ पे। यही था, ध्यान से देखो। यही था हमारा रोड मैप, यही था हमारा माइंड मैप। इसी को हम लोग समझना चाह रहे थे। अपने आप को अनम्यूट करके बोलो, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पर कौन सा इंटरल्यूकिन होगा? कम ऑन टेल, अनम्यूट योरसेल्फ एंड से। 3 सर। नहीं, 3 नहीं होता है, 4 4 होता है। वेरी गुड, जो भी है वेरी वेरी गुड। यहाँ पे 3 होता है। कौन कौन सा होता है यहाँ पे? 4, 5, 16, 13. 4, 5, 13, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ तो IgE हो गया, यहाँ 5 ब्लॉक्स हो गया, यहाँ पे IL-5 हो गया। यहाँ कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? एनीवन? यहाँ कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? 5 block. 5 ब्लॉक्स तो यहाँ पे है। ओके, वेरी गुड। CD4 रिसेप्टर पाया जाता है, वेरी वेरी गुड। ओके, यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? ईसनोफिल में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? IL-5. IL-5 रिसेप्टर, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग को बेसिक समझ में आ गया है। ये उसका जिस्ट है। IL-4 रिसेप्टर का एंटीबॉडी का नाम बताओ, IL-5 रिसेप्टर का एंटीबॉडी का नाम बताओ, बता देंगे। IL-4 एंड 5 का इसका नाम बताइए, तो पिट्राकेंड्रा, राइट, ये सब बता दिएगा। 13 का बताइएगा, तो इसका नाम ऐसे है, अंडुलेब्री, है ना, कीजुमैब। यहाँ पिट्राकिंड्रा है, यहाँ मेपोली, और क्या है? रेसली जुमैब, ठीक है। यहाँ डुपिल लुमैब है ना, या डुपी लुमैब बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो केलेक्जीमैब, यहाँ पे ओमालिजुमैब तो सब जानते हैं, ज़ाइल्यूटॉन, बेनरालिजुमैब और ज़ाफिरल्यूकास्ट, ये तो तुम जानते ही हो। हो गया खत्म। अस्थमा का बेसिक्स तुम लोग का दिमाग में चला गया, बेसिक माइंड मैप, ठीक है। एनी डाउट्स? अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। लगा? इजी है? ओके, आगे बढ़े। यस सर। ओके ओके ओके, जस्ट 1 मिनट ब्रेक, 1 मिनट ब्रेक। इसको एक बार देख लो, इसको एक बार पढ़ो, अपने से पढ़ो। साइलेंट स्टडिंग, इसको अच्छे से देखो। यह 1 मिनट, अभी पूछेंगे।
ओके, हेलो, हेलो, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, चलो। तो तुम लोग थोड़ा सा देखे, बाद में तुम लोग को स्लाइड्स मैं दे दूंगा, ठीक है? अपना आराम से पढ़ लेना। आई एम स्टार्टिंग विथ डायबिटीज, ओके? मैं डायबिटीज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, एम आई विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो, ठीक ठीक। क्या बताए? बताने को तो बहुत कुछ है, एक सेकंड रुको। आई विल स्टार्ट विद दिस। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं डायबिटीज का बेसिक्स में, राइट? यहाँ पे क्या हुआ था, आज से 100 साल पहले, एक मिनट रुको, इट्स नॉट विजिबल, हाँ या, आज से 100 साल पहले बेंटिंग एंड बेस्ट were the first scientists who performed pancreatectomy to prove or to provide logical explanation for the case of diabetes with respect to insulin. Believe me, तुम लोग को सुन के बहुत पता नहीं, तुम लोग शॉक में रहोगे, पता नहीं। 1921 डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, 100 साल हो गए, इसीलिए डायबिटीज अपने चरम पे है ना? इंसुलिन के 100 साल हो गए, फिर भी एक अच्छा मॉलिक्यूल नहीं मिल पाया है जो डायबिटीज को मतलब कंट्रोल में कर सके। देयर आर कंट्रोल करने का मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, बट ठीक करने का मॉलिक्यूल नहीं है। मैंने जो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था उसमें बताया गया था कि डायबिटीज इज क्यूरेबल, मींस इट इज रिवर्सिबल। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन आपको लेना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी से और कुछ दवाइयाँ, कुछ सप्लीमेंट्स लेने से क्या होता है, डायबिटीज कैन बी रिवर्सिबल। तो ये बात जान के रखिए कि डायबिटीज इज नो लॉन्गर नोन एज इरिवर्सिबल, लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर दवाई खाना है। फिजिकल एक्टिविटी और ये सब करके आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है? आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं पे भी ये होगा तो जरूर बताइएगा कि इट इज रिवर्सिबल। और there is a chart, there is a special sorry, I think I'm zoom out again. तो जान के रखना कि डायबिटीज जो है वो रिवर्सिबल भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट? अभी देखो, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ डायबिटीज से रिलेटेड। डायबिटीज में जब भी कोई नया ड्रग खोजा जाता है, तो तुम लोग कभी भी रिसर्च में जाओगे, कहीं पे भी जब तुम लोग अपना एडवांस पढ़ने जाओगे, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रैट में, माइस में, रैबिट में, है ना, हम लोग डायबिटीज को इंड्यूस करते हैं। हम वो प्रोसेस को तुम लोग को समझाना चाहते हैं। क्यों बताना चाह रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग में से एक या दो जो भी है, जो बहुत कुछ करना चाहता है लाइफ में, जो आगे पढ़ना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, राइट? उस तरह के बच्चे जो रहेंगे वो लोग यहाँ पे आएंगे और उन लोग को नया नया ड्रग खोजने का मौका मिलेगा, नया नया मॉलिक्यूल खोजने का मौका मिलेगा, राइट? तो मैं ये शॉर्ट में बता के तुम लोग को एज सच जो डायबिटीज है उसमें मैं चला जाऊंगा। इट विल टेक 10 मिनट्स, हैव पेशेंस। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मैं बहुत इजी वे में समझाऊंगा, तुम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होने दूंगा, राइट? ओके, तो हाउ टू प्रोड्यूस डायबिटीज इन अ रैट? अच्छा, चूहा में डायबिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ, एकदम कर सकते हैं। घर का चूहा होगा, पकड़ो और तुमको जो मॉलिक्यूल बताएंगे उसको इंजेक्ट कर देना, हो जाएगा उसको डायबिटीज। फिर तुम्हारे घर आएगा ही नहीं। गलत बात, तुम्हारे घर और ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगेगा, और भूख लगेगा तो तुम्हारा सारा खाना खा जाएगा, राइट? तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? एलोक्सोन से। एलोक्सोन एक मॉलिक्यूल है, उसके बारे में हम बताएंगे अभी। और एक स्टेप्टोजोसिन। स्टेप्टोजोसिन एक मॉलिक्यूल है, एक एंटीबायोटिक है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है? ये दोनों से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर लेप्टिन का जो पाथवे है उसको ब्लॉक करके जेनेटिकली मॉडिफाइड हम लोग स्पीसीज रैट माइस का डेवलप कर सकते हैं। एलोक्सोन क्या है? एलोक्सोन इज अ टॉक्सिक ग्लूकोज एनालॉग विच डैमेज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो यहाँ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल? हम मुंह से निकलेगा कि बीटा सेल। सर, बीटा सेल। मेरा अगला क्वेश्चन, अच्छा
तो इंसुलिन जिस सेल से निकलता है उस सेल से कुछ और निकलता है क्या? एनीवन कैन से कि इंसुलिन जो बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल से और कुछ निकलता है क्या? एनीथिंग एल्स? एनीवन? नहीं जानते हो? शुड आई रिप्लाई? ओके, अमाइलिन बीटा सेल से और नॉट ओनली इंसुलिन निकलता है, अमाइलिन भी निकलता है। इसीलिए हम लोग अमाइलिन एनालॉग प्रामिलिंटाइड उसको हम लोग यूज करते हैं डायबिटीज के कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि बॉडी में अगर अमाइलिन ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? इंसुलिन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंसुलिन किस तरह से तुम्हारा बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है और इट प्रोड्यूसेस ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स। व्हाट इज दिस ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स? कब? जब एलोक्सोन दे रहे हैं। मान लो हम लोग एलोक्सोन देते हैं तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स क्या होता है? डैमेज हो जाता है। ठीक है, डैमेज हो जाता है। कैसे डैमेज हो जाता है? पूरा डैमेज हो जाता है। और डैमेज होकर क्या हो जाता है? इंसुलिन मतलब तुम्हारा टाइप 1 डायबिटीज प्रोड्यूस होता है। जब तुम्हारे पास इंसुलिन बनाने वाला ही मॉलिक्यूल मतलब ये नहीं रहा सेल्स, तो क्या हो जाएगा? टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स क्या चीज है भाई? ये जो चीज बोल रहे थे, तो सबसे पहले क्या होगा? एलोक्सोन देने से ना ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? अचानक से घट जाएगा। फिर क्या होगा? अचानक से बढ़ जाएगा। तो गड़बड़ हो गया। हम लोग कब पता चलेगा ये बढ़ा है कि घटा है? कैसे होगा? एक्चुअली क्या है, एलोक्सोन को हम लोग इसीलिए यही रीजन से कि उसमें ना कुछ स्टेबिलिटी नहीं होती है, हम लोग यूज नहीं करते हैं। मेरा जो थीसिस है वो भी डायबिटीज के ऊपर में। मैं एलोक्सोन को यूज नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है। इससे क्या हो जाएगा? मेरा चूहा मर जाएगा। जब चूहा मर गया तो हम किस पे देखेंगे? नहीं देख पाएंगे। ओके, अब डोज जो होता है इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, जान के रखो। रैबिट का अलग होता है, रैट का अलग होता है, डॉग का भी होता है। एक बीगल डॉग होता है, बीगल डॉग। ठीक है, बीगल, इसका कान बहुत लंबा लंबा होता है, जमीन में सटता है, देखना बहुत प्यारा होता है देखने में। मेरे पास था ये। दैट बीगल डॉग जो होता है वो दे आर द बेस्ट फॉर द इंसुलिन का जो टेस्ट होता है, जितने भी रिसर्च हुए डायबिटीज पे, तो बीगल डॉग्स पे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग को 72 आवर्स में ग्लूकोज का सॉल्यूशन देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? उसका पानी में। ऐसा क्यों? क्योंकि सडन हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो जाएगा, इट विल बी लीड टू द डेथ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मॉडल। मतलब हमारा जो चूहा है वो डेथ कर जाएगा। इतना डिटेल में तुमको नहीं जानना है, जान के रखो, बस एलोक्सोन के बारे में जान लो और कुछ नहीं। स्टेप्टोजोसिन, इस पे हम काम करना चाहते हैं। ठीक है, इस पे हम काम करना चाहते हैं। स्टेप्टोजोसिन या स्टेप्टोजोटोसिन एक ही चीज है, जान के रखो। तुम लोग का जब तुम लोग कभी भी वाइवा देने जाओगे रिसर्च में ना, कहीं पे भी तुम जाओगे तो तुमको पूछेगा कि तुमको डायबिटीज बनाना है किसी भी चूहा में तो क्या दोगे। तुमको पूछेगा कि किसी में हाइपरलिपिडीमिया करोगे तो क्या दोगे, किसी में हाइपरटेंशन करना है तो क्या दोगे, किसी में कैंसर करना है तो क्या दोगे। समझ रहे हो? तो इस तरह का तुम लोग को वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम लोग को सिर्फ नाम जानना है। क्या करना है? नाम जानना है। तो ये स्टेप्टोजोसिन हो गया। इट इज अ परमानेंट डायबिटिक इंड्यूसिंग ड्रग। ठीक है, जो तुम्हारा एक माइक्रोब से बनता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्रोमाइजेंस। ठीक है, इस क्या है? ये एंटीबायोटिक है, ये बीटा सेल का साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये ऑन्कोलाइटिक भी है और ऑन्कोजेनिक भी है। कहीं कहीं कैंसर बनाता है, कहीं कहीं का कैंसर क्या करता है? खत्म करता है। ठीक है, सो इट इज एन एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैनक्रियाटिक आइलेट ट्यूमर्स। क्यों? क्योंकि ये बीटा सेल को क्या करेगा? खत्म कर देगा। एंड मैलिग्नेंट इंसुलिनोमा, इस दोनों कैंसर में इसका यूज है। ठीक है, बट इट इज जस्ट अ एंटीबायोटिक। ये एक एंटीबायोटिक है। क्यों? क्योंकि ये एक बैक्टीरिया से बना है और बैक्टीरिया को मारता भी है। ठीक है, दूसरा, लो अफिनिटी ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT2 of beta cell transport STZ into the cells and causes
एल्कालाइजेशन ऑफ द डीएनए, देखो यहाँ पे ये कैंसर को प्रोड्यूस भी कर रहा है। एंड इरिवर्सिबल नेक्रोसिस ऑफ द बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास, इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा सेल कभी बनेगा नहीं, वो इरिवर्सिबल डैमेज कर दिया, वो जिंदगी भर के लिए क्या हो गया, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो तुम बोलोगे सर आप तो सिर्फ टाइप 1 नहीं बता रहे, हमको तो टाइप 2 के ऊपर भी पढ़ाई करना है, हमको टाइप 1 के ऊपर नहीं पढ़ना है, टाइप 2 भी पढ़ना है। तब हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेप्टोजोसिन जो है उसके साथ में निकोटिनामाइड यूज करेंगे। नाम सुने हो कभी निकोटिनामाइड का? नहीं सुने हो। निकोटिनामाइड क्या है, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट इसका काम क्या है कि जो तुम्हारे स्ट्रेप्टोजोसिन से जो बीटा सेल्स मर जा रहे थे, निकोटिनामाइड का तुरंत देने से क्या हो जाएगा, कुछ बीटा सेल्स बच जाएंगे। तो जब कुछ बीटा सेल बच जाएंगे लेकिन कुछ खत्म भी हो जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ये है तुम्हारा इंडक्शन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इन एक्सपेरिमेंटल रैट्स। तो स्ट्रेप्टोजोसिन जो है उसको अगर हम लो डोज में देंगे, ठीक है, विथ निकोटिनामाइड, तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस बनाएगा, और अगर हाई डोज में देंगे तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस बनाएगा। ये सब तुमको नहीं जानना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, ठीक है। और अगर मान लो अगर पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करेंगे इसके बारे जानो, प्रोटोकॉल फॉर द स्टडी। सो इंडक्शन ऑफ डायबिटीज हो जाएगा, टाइप 1 टाइप 2 दोनों, ठीक है, 1 हो या 2 हो, ठीक है, जिसपे हमको पढ़ाई करना है। देन मेजर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, उसका एक कट ऑफ सेट करेंगे। तो चूहा में जनरली हम लोग 225 रखते हैं, 225 मिलीग्राम बाय डेसीलीटर, ठीक है। वो मतलब वो होता है ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज। एक होता है कि चूहा में कितना डोज होगा और ह्यूमन में कितना डोज होगा, वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, तुम लोग को बुक में मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो मेरा कट ऑफ है उसको अगर कोई पार कर रहा है, तब हम लोग उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, वो मेरा डायबिटिक मॉडल हो गया। बाकी को क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना ग्रुप बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। और ग्रुपिंग करके क्या होगा, ग्रुपिंग कर लिए और ग्रुपिंग करके फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको जांच करेंगे। स्ट्रेप्टोजोसिन दे दिए, ठीक है, डायबिटीज हो गया। अब क्या होगा, जो 7th डे, जो 8 डे होगा स्ट्रेप्टोजोसिन का, तो 8 डे जो होता है स्ट्रेप्टोजोसिन को हम लोग डे 0 मानते हैं अपने एक्सपेरिमेंट का। और ब्लड ग्लूकोज को हम लोग टेस्ट करेंगे, चूहा का पूंछ काटेंगे हल्का सा, उससे निकलेगा खून, ठीक है। उसको हम लोग ग्लूकोमीटर में देख सकते हैं, ग्लूकोमीटर में स्ट्रिप में देख लिए, लगा लिए, उसमें हम लोग को रीडिंग मिला, ठीक है। हम लोग को क्या मिलेगा, डेटा। क्या मिलेगा, डेटा। खुश हो गए हम लोग कि वाह, चलो चलो बहुत बढ़िया, हम लोग को मतलब ब्लड ग्लूकोज हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारा डे 0 में हम लोग देखे, ठीक है, जो 8th डे है स्ट्रेप्टोजोसिन देने के बाद, फिर डे 7 में देखे, फिर डे 21 में देखे। डे 7 में चेक करेंगे तो शॉर्ट टर्म हमको दिखेगा कि ये जो मेरा दवाई है वो मेरा काम कर रहा है कि नहीं शॉर्ट टर्म में, और दवाई जो है मेरा लॉन्ग टर्म में काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन ये दोनों जो दवाई है जो हम लोग दे रहे हैं, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले हम लोग को एक कंट्रोल लेना होगा, जो जनरली हम लोग मेटफॉर्मिन लेते हैं, है ना, जो एस्टेब्लिश ड्रग है उसको लेते हैं। तो मेटफॉर्मिन हो गया, पायोग्लिटाजोन हो गया, विल्डाग्लिप्टिन हो गया, ये सब लेते हैं, है ना, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और 22 तारीख को क्या करते हैं, हम लोग एनिमल को मार देते हैं, उसको उसका जो मतलब जो सर है उसको काट देते हैं, ठीक है। काट के क्या करते हैं, हम लोग ब्लड लेते हैं, बहुत सारा ब्लड मिलता है, उसको क्रायो फ्रीज करते हैं, उसको जमा देते हैं, ठीक है। और जमा देने के बाद उसमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल, है ना, ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल हो गया, ऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, GSH, ठीक, ये बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें टेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पेयर्ड अनपेयर्ड टी टेस्ट या फिर अनोवा, ठीक है, 1 वे अनोवा यूज कर सकते हैं। ये सब करके हम लोग क्या करते हैं, डेटा को, जो हमारा डेटा बना है उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। साथ में जान के रखना, एक साइटेड बफर बनाना पड़ता है, ठीक है, उसमें हम लोग स्ट्रेप्टोजोसिन को डिसॉल्व करते हैं। और इंट्रापेरिटोनियली अगर मान लो एक चूहा बना, मान लो एक चूहा हमारा है, ठीक है, मान लो ये हमारा चूहा है,
ठीक है, चूहा जैसे लग नहीं रहा है, मतलब फिर भी चूहा बना देते हैं। मतलब 1 सेकंड रुको, पता नहीं कैसे बन रहा है, आई डोंट नो। थोड़ा सा बेचारे को उदासी कर देते हैं, खुश नहीं है वो, उसको बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग इसके साथ, जो भी है। तो इसको हम लोग उल्टा पकड़ते हैं, यहाँ से हम लोग अपना हाथ लाते हैं और इसको पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग चूहा को पकड़े और चूहा को क्या कर दिए, उल्टा, चूहा कर दिए उल्टा। अब चूहा हो गया ऐसा, उसका पेट है यहाँ, ठीक है, उसका मुंह है यहाँ, उसको हम पकड़े हुए हैं, ठीक है, वो और ज्यादा उदास हो गया, ठीक। उसका पूंछ हो गया ये, इसका लंबा सा पूंछ, इसका लंबा सा पूंछ। और इंट्रापेरिटोनियली यहाँ हम लोग इंजेक्शन देते हैं, ये इंजेक्शन देते हैं तुम्हारा एस्टीजेड का, सेप्टोजोसिन का। और देने के बाद एक निकोटिनामाइड भी देते हैं, उससे इसमें क्या होता है, तुम्हारा डायबिटीज इंड्यूस होता है। और जो ड्रग होता है, बाद में जो हम लोग दवाई देते हैं, वो हम लोग इसका पीने का पानी में हम लोग दवाई को, पीने का पानी में दवाई मिला के हम लोग इसको पिलाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। अब हम लोग टिपिकल डायबिटीज के ऊपर में जा रहे हैं, डायबिटीज के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। उससे पहले तुम्हारा एक बेसिक चीज जानना चाहते हैं हम, कि तुम लोगों को पता है कि नहीं। दिस इज पैनक्रियाज, राइट। ये है मेरा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का मतलब क्या होता है? पैन मीन्स तोड़ो उसको, पैन मीन्स ऑल, ठीक है। क्रियाज मतलब क्या होता है? फ्लैश, तो इट इज ए फ्लैशी ऑर्गन, सो हेंस कॉल्ड पैनक्रियाज। ये भले तुम लोग शायद नहीं जानते होगे। इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों रिलीज करता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में ये जो पैनक्रियाज है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारा हो गया स्टमक, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्टमक, और ये हो गया डियोडेनम, ऐसे करके तो इसको बड़ा बना दे रहे हैं, छोटा, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा हो गया स्प्लीन, ठीक है। तो ये जो है ये पोर्शन मतलब इसको कलर चेंज कर देते जाके तुम लोग और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो पोर्शन तुमको दिख रहा है, ये ऐसे करके यहाँ बेंड करता है और ऐसे जाता है और ऐसे आता है। ये क्या है? हमारा पैनक्रियाज, ठीक है। हमारे बॉडी में ऐसा रहता है। ये होता है तुम्हारा स्टमक, ये हो गया तुम्हारा डियोडेनम, और ये हो गया तुम्हारा स्प्लीन। तो हम लोग याद कैसे करते हैं? डीपीएस, डीपीएस याद रहेगा, डियोडेनम, पैनक्रियास, स्प्लीन। पैनक्रियास फिर से देखो, जो टेल होता है ये पीछे होता है टेल, ये तुम्हारा एम्बेडेड होता है किसमें? स्प्लीन में। इसीलिए जब स्प्लेनेक्टोमी करते हैं, स्प्लीन काट के निकालते हैं, तो टेल ऑफ पैनक्रियास क्या होता है? इंजर्ड हो जाता है, और उससे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या टाइप 1 या 2 डायबिटीज मेलाइटस प्रोड्यूस हो जाता है। इसीलिए स्प्लेनेक्टोमी करने के समय में इसका खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डैमेज हो जाता है। उसी तरह से ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड अनसिनेट प्रोसेस, दिस इज द अनसिनेट प्रोसेस ऑफ द पैनक्रियास। ये हुआ तुम्हारा हेड। ये जो बेंड है, ये पूरा पोर्शन जो है, तुम जो हम यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, ये वाला, ठीक है, दिस इज द नेक, ठीक है, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द टेल। तो बेसिक चीज जानने के लिए क्या है कि हम लोग को ये डीपीएस मॉडल हो गया हम लोग हमारा, ठीक है। और यहाँ पे अलग कलर यूज करते हैं, राइट। ये हो गया हमारा स्प्लीन, ये हो गया टेल, ये हो गया बॉडी, ये हो गया हेड, ये हो गया नेक, ये हो गया अनसिनेट प्रोसेस, और ये हमारा ड्यूडेनम हो गया, जो तुम्हारा यहाँ से, ये हमारा स्टमक हो गया, ये हमारा स्टमक, ऐसे करके मान लो ये स्टमक है, ठीक है ना, ये स्टमक हमारा बनता है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, राइट। हमारे बॉडी में पैनक्रियास है कहाँ पे? अब ये जे सेल और ये ए शेप का होता है, जे शेप, ये जे तो लग नहीं रहा है, बट मान के रखो ये जे है, राइट। ये ऐसे करके यहाँ से ये देखो जे हो गया, ये ऐसे, मतलब मान लो, बस काहे बोल रहा हमको नहीं पता, बट मान लो, ठीक है। हैमर शेप का हो सकता है, पता नहीं है तुम्हारा हैमर ऐसा होता है क्या? ऐसे करके ये कोई हैमर होता है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब भगवान ने क्या बना दिया ये, मतलब हैमर शेप बोलता है ये लोग, ठीक है, जो भी है। हिस्टोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। इसका जो आर्किटेक्चर क्या है? ग्लैंडुलर। तो उसमें एक्सोक्राइन होता है, एंडोक्राइन होता है, बताए थे तुमको। यहाँ पे आता है तुम्हारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट का मतलब क्या होता है? आइलैंड, आइलैंड, ठीक है, छोटा छोटा आइलैंड, ये होता है आइलेट्स, ठीक है। तो जब हिस्टोलॉजी में देखा गया तो छोटा छोटा आइलैंड दिख रहा था, तो जो फॉरेनर सब होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, अपने नाम पे रख दिया, ठीक है।
तो वो बोला कि देखो भाई हमारे भाषा में आइलैंड को आइलेट बोलते हैं, तो आइलेट बोल दिया। और साइंटिस्ट जो देखा तो उसका क्या नाम था, लैंगरहैंस। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, कि लैंगर का आइलैंड है ना, लैंगरहैंस का आइलैंड। तो ये हो गया तुम्हारा इसका नामकरण। समझ में आ गया? ये हुआ तुम्हारा कहाँ पाया जाता है, टेल ऑफ पैनक्रियाज। अगर तुमको सीधा हम टेल ऑफ पैनक्रियाज बोलते हैं ना, तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आता कि साला पैनक्रियाज में कौन सा टेल है यार, चूहा का टेल समझ में आता है, पैनक्रियाज में कौन सा टेल होता है। तो यहाँ से ये टेल आया। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एक अल्फा सेल होता है जिसको ए सेल भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे एक बीटा सेल होता है, एक मिनट सॉरी, एक बीटा सेल भी होता है, ठीक है। एक बीटा सेल भी होता है जिसको बी सेल भी बोलते हैं। एक डेल्टा सेल होता है जिसको हम लोग डी सेल भी बोलते हैं। और एक फालतू का सेल होता है जिसको हम लोग एफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। फालतू का बोलते हैं क्योंकि ये रेयर है, ठीक है ना, वेरिएबल होता है। बट इट सिक्रीट सम पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, थोड़ा सा बहुत सारा छोटा छोटा करके पॉलीपेप्टाइड वो लोग रिलीज करता है, ठीक है। अल्फा सेल 20% पाया जाता है कहाँ पे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। इट इज अरेंज टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द आइलैंड, मतलब कि अगर मान लो ये है तुम्हारा आइलैंड। अब आइलैंड का यहाँ पे बहुत सारा आइलैंड है इस तरह से, मान लो ये आइलैंड है इस तरह से, ठीक है ना। आइलैंड के बीच में आइलैंड बहुत सारा है, इस तरह का दिख रहा है हमको, जस्ट इन इमेजिनरी मैंने बनाया। तो पेरिफेरी में क्या होगा, बाहर की तरफ में क्या होगा, ठीक है, ग्लूकागॉन सिक्रेटिंग क्या है, अल्फा सेल। बाहर में हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं, यहाँ पे हमारा अल्फा है, एक मिनट सॉरी, सो सॉरी, ये अल्फा हो गया, ठीक है, बाहर की तरफ अल्फा हो गया। और हमारा बीटा कहाँ रहेगा, बीटा बीच में, नाम ही है बीटा, मतलब बीच में, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आइलैंड। बीटा कहाँ पे है, बीच में, ठीक है। मतलब ऐसे मत बोल दे ना बीटा बीच में है, बीच मीन्स लोग समुंदर के बीच में, नहीं ऐसा नहीं। तो ये सब याद रखना, ठीक है ना। बीटा सेल कहाँ पे है, बीच में है। क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन और अमाइलिन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये भैया का 100 साल हो गया है ना। इंसुलिन का कितना साल हो गया, 100 साल हो गया भैया। हम 1921 में बनाए थे, खोजे थे, बेंटिंग एंड बेस्ट। और अब यार 2021 चल रहा है, 100 साल हो गया किसका, इंसुलिन का। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा सेल या डी सेल, तो वो लेस देन 5% में पाया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, इट सिक्रीट द सोमैटोस्टैटिन। मतलब क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, सोमैटोस्टैटिन सेल को स्टैटिक बना देगा। मतलब ये अल्फा सेल को भी बंद करेगा, इनिबिट करेगा, और बीटा सेल को भी इनिबिट करेगा। वो बोलेगा सिर्फ हम काम करेंगे, बाकी सब बंद करो। इसका दबदबा है, इसीलिए इसको डी सेल बोलते हैं ना, दबदबा। डेल्टा सेल, ठीक है, ध्यान में रखना। एफ सेल तो बोले ही थे फालतू सेल है, कोई काम का नहीं है। अब भैया इसका तो 100 एनिवर्सरी हो गया भैया, है ना, तब पढ़ेंगे हम लोग का इंसुलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इंसुलिन, इंसुलिन वाज आइसोलेटेड इन द ईयर ऑफ 1922 में नहीं है, 1921 में, बहुत सारे किताब में गलत लिखा रहता है, बाय बेंटिंग एंड बेस्ट, ठीक है। इसका प्लाज्मा टी हाफ जो है 5 मिनट में होता है, जब वो बाहर निकल गया वो 5 मिनट में खत्म, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ये याद नहीं करना है, ये याद करना है क्या, 51 अमाइनो एसिड का होता है। अल्फा वाला जो होता है वो होता है 21, और बीटा वाला 30, याद रखिएगा। उसके बाद अल्फा एंड बीटा आर लिंक्ड विद 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो ई होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब 2 गो सल्फर, ठीक है, बॉन्ड एट द अल्फा चेन। मतलब एक हुआ अल्फा, एक हुआ बीटा, एक हुआ अल्फा, एक हुआ बीटा। अल्फा में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है, और इसके इसके बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये हम बताना चाह रहे हैं, समझ में आ गया। और यहाँ एक कंसेप्ट आता है तुम्हारे किसका, सी पेप्टाइड का, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, ठीक है। काहे के लिए यहाँ लिख दिए हैं, टू बी कंटिन्यूड, आज खत्म नहीं होगा बाबू, एक गड्ढा हो गया, तुम्हारा दिमाग में आधा घुस रहा है, आधा बाहर निकल रहा है ना, तो ज्यादा नहीं बताएंगे आज। तो इसीलिए क्या हुआ, इंसुलिन जो जब आई गए हैं, उसका फंक्शंस के साथ हम लोग खत्म करेंगे कि इट कंजर्व एनर्जी इन द फेड स्टेट। मतलब तुम लोग अगर अभी खाना खाओगे, तुम्हारा एनर्जी कौन बचाएगा, इंसुलिन। तो इंसुलिन बाबा की जय हो, ठीक है। हम लोग का 100 साल कंप्लीट हो रहा है इंसुलिन का, हम लोग इंसुलिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कब, कल। कल कितना बजे, सेम टाइम 7:30, ओके। तब तक के लिए गुड नाइट, ओके। कल बताते हैं फिर।
इट्स ओके, आई थिंक 50 मिनट्स इज ओके फॉर यू, इससे ज्यादा तुम्हारे दिमाग में घुसेगा भी नहीं। ठीक है एवरीवन, Okay, thank you, sir. Right. चलो चलो चलो, Thank you, टाटा, sir. बाय। कल अगेन फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे Thank you, sir. और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।